नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण साझेदार है वियतनाम। भारत वियतनाम शिखर सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा समेत 7 समझौतों पर हस्ताक्षर। वैश्विक विकास के लिए व्यापक हो चर्चा का एजेंडा। भारत जापान संवाद सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, खुले, लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाज नवाचार के लिए सबसे उपयुक्त। भारत में विश्व स्तरीय बौद्ध पुस्तकालय तैयार करने का दिया प्रस्ताव। कृषि कानून पर सरकार ने किसानों को फिर भेजा बातचीत का न्योता। कृषि मंत्रालय ने 40 संगठनों को लिखी चिट्ठी। सभी मुद्दे पर खुले मन से बातचीत और समाधान के लिए जताई प्रतिबद्धता। ब्रिटेन में कोरोना का नए तरह का वायरस मिलने के बाद लागू किया गया श्रेणी 4 का लॉकडाउन। भारत समेत कई देशों ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर लगाई रोक। 22 दिसंबर की मध्यरात्रि से 31 दिसंबर तक रहेगा निलंबन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वियतनाम के प्रधानमंत्री नुएन युआन फुक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिखर सम्मेलन में शिरकत की। दोनों नेताओं ने व्यापक द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की और भारत वियतनाम व्यापक साझेदारी पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह वर्चुअल सम्मेलन द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धताओं को दिखाता है। उन्होंने कहा कि वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और इंडो पैसिफिक विजन का महत्वपूर्ण साझेदार है। वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण स्तंभ है और हमारे इंडो पैसिफिक विजन का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दायरा आज बहुत विस्तृत है। हमारे बीच आपसी संपर्क भी तेजी से बढ़ रहे हैं और नए क्षेत्रों में फैल रहे हैं। हम वियतनाम के साथ अपने संबंधों को एक लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटेजिक व्यू से देखते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी हमारे साझा उद्देश्य हैं। इस क्षेत्र में स्थिरता और शांति कायम रखने के लिए हमारी साझेदारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले साल भारत और वियतनाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य होंगे, इसलिए वैश्विक नजर से आपसी सहयोग का महत्व अधिक है। उन्होंने कहा कि दोनों देश साझा विजन डॉक्यूमेंट 2021-23 को लागू करेंगे, जो द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए कार्य योजना है। हमारे विचारों में समानता है और हम साथ मिलकर अपने साझा मूल्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। अगले साल हम दोनों संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में एक साथ सदस्य होंगे और इसलिए वैश्विक मंच पर हमारे सहयोग का महत्व भी और भी बढ़ जाता है। यह प्रसन्नता की बात है कि आज हम एक जॉइंट विजन डॉक्यूमेंट और 2021 से 2023 तक के हमारे बायलैटरल एंगेजमेंट के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन को जारी कर रहे हैं। इस जॉइंट विजन फॉर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पीपल में विश्व को हमारे संबंधों की गहराई का
एक मजबूत संदेश जाएगा। भारत वियतनाम वर्चुअल समिट में 7 क्षेत्रों पर समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान, परमाणु और नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल, रक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में करार शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और वियतनाम अपने सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भी नई पहल कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच 7 महत्वपूर्ण समझौते भी साइन हुए हैं। इनमें रक्षा, वैज्ञानिक रिसर्च, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी तथा कैंसर के इलाज जैसे विविध विषय शामिल हैं। हम अपने विकास सहयोग और सांस्कृतिक संरक्षण के क्षेत्र में भी नई पहल ले रहे हैं। ये सभी हमारे बढ़ते आपसी सहयोग के विस्तार और पोटेंशियल को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खुले, लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाज नवाचार के लिए सबसे उपयुक्त है। आज छठे भारत जापान संवाद सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक विकास पर चर्चा सिर्फ कुछ देशों के बीच नहीं हो सकती है। उन्होंने जोर दिया कि इस चर्चा का एजेंडा व्यापक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नवाचार मानव सशक्तिकरण का आधार है। Innovation is the cornerstone of human empowerment. Societies that are open-minded, democratic, and transparent are better suited to innovate. Therefore, now is the time, more than ever before, to change the paradigm on what we see as growth. Discussions on global growth cannot happen only between a few. The table must be bigger. संवाद के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संवाद का उद्देश्य एक साथ चलना है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मानवतावाद हमारी नीतियों का आधार होना चाहिए और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व पर ध्यान देने की आवश्यकता है। Samvad should be one that will spread the spirit of positivity, unity, and compassion across our planet. That too at a time when we need it the most. Will also include examining how Buddhist message can guide our modern world against contemporary challenges. Challenges like poverty, racism, extremism, gender discrimination, climate change, and many others. प्रधानमंत्री ने भगवान बुद्ध के विचारों और आदर्शों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। संवाद मंच के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक बौद्ध साहित्य और धर्म ग्रंथों से जुड़े एक पुस्तकालय के निर्माण का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि यह पुस्तकालय विभिन्न देशों के सभी बौद्ध साहित्य की डिजिटल प्रतियां एकत्रित करेगा। Digital copies of all such Buddhist literature from different countries. It will aim to translate them and make them freely available to all monks and scholars of Buddhism. The library will not only be a depository of literature, it will also be a platform for research and dialogue, a true samvad between human beings, between societies, and between man and nature. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल सुबह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी उपस्थित रहेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में भारतीय विधान परिषद के एक अधिनियम के जरिए एक विश्वविद्यालय बना था।
सरकार ने आंदोलनकारी किसानों से अगले दौर की वार्ता के लिए तारीख तय करने को कहा है। कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने किसान संगठनों को लिखे पत्र में उनसे मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र किसानों की तरफ से उठाए गए सभी मुद्दों का खुले मन के साथ सही हल ढूंढने के सभी प्रयास कर रहा है। विवेक अग्रवाल ने कहा कि सरकार मुद्दे का हल ढूंढने के लिए दिल्ली के विज्ञान भवन में अगले दौर की बैठक आयोजित करने की इच्छुक है। उन्होंने पत्र में लिखा कि सरकार ने कई अन्य किसान संगठनों के साथ बैठक की और इस मुद्दे पर उनके सुझाव मांगे। किसानों के नेताओं ने कृषि कानूनों के कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के सरकार के मसौदा प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद किसानों और सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत रद्द हो गई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डॉक्टरों से अपील की है कि वो अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग मानवता की सेवा के लिए करें। लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश में हेल्थ केयर सेक्टर ऐसा बने जिससे पूरे विश्व में क्योर इन इंडिया एक मुहावरा बन जाएगा। चिकित्सा पेशे में महिलाओं की बढ़ती संख्या पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी बेटियां 21वीं सदी के समावेशी भारत के निर्माण में अपना विशेष योगदान देंगी। राष्ट्रपति ने लोगों का जीवन बचाने में कोरोना योद्धाओं के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के पूर्व और वर्तमान छात्र चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालय ने 9 लाख से अधिक कोविड नमूनों का परीक्षण करके बेहतर योगदान दिया है। सन 2020 के दौरान पूरी दुनिया के लोग वैश्विक महामारी कोविड का सामना करते रहे। हमारे देश की आबादी विशाल और घनी होने के कारण ये चुनौती हम सबके लिए और भी गंभीर हो सकती थी, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समय रहते उचित कदम उठाए जाने से इस महामारी पर यथासंभव नियंत्रण रखा जा सका है। देश में कोविड का टीकाकरण जनवरी के किसी भी सप्ताह में शुरू किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सरकार ने कोविड टीके को लगाने के लिए 30 करोड़ लोगों की प्राथमिकता तय की है। उन्होंने बताया है इनमें स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, सेना और स्वच्छता कर्मी जैसे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीका 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को और 50 वर्ष से कम आयु के उन लोगों को दिया जाएगा जो कुछ अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं। जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड वैक्सीन को लेकर आशंकाओं पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता यही है कि वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावकारी हो और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दुनिया में किसी से भी पहली बात तो यह है कि भारत वैक्सीन के डेवलपमेंट की दृष्टि से, वैक्सीन के रिसर्च के मामले में किसी से भी कम नहीं है और किसी से भी पीछे नहीं है। वैक्सीन इफेक्टिव भी होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए और इम्यूनोजेनिक उसका रिस्पांस भी ठीक होना चाहिए। इसमें भारत किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 3 लाख के करीब पहुंच गई है। वहीं कोविड से होने वाली मृत्यु विश्व की तुलना में बहुत कम है। ये प्रति 10 लाख की आबादी पर 105 पर स्थिर है। बीमारी की प्राथमिक स्तर पर पहचान और आइसोलेशन करके उनका इलाज किए जाने के अलावा कोविड संबंधी दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन करने की वजह से प्रतिदिन होने वाली मौतों की संख्या 400 के भीतर बनी हुई है। भारत में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की गति लगातार सुस्त होती जा रही है। दैनिक रिकवरी में इजाफा और नए मामलों में कमी आने की वजह से रोगियों की संख्या तेजी से घट रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में रिकवरी दर 95.53% तक पहुंच गई है और स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 96,06,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल देश भर में 24,337 नए मामले सामने आए हैं, जिसे मिलाकर देश में अब तक कुल संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 1,55,000 के पार पहुंच गई है, जबकि 25,709 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिससे सक्रिय मामले घटकर 3,03,000 के करीब पहुंच गए हैं। देश में कुल सक्रिय मामले 3.02% रह गए हैं। वर्तमान में देश में मृत्यु दर 1.45% है, जो शेष दुनिया की तुलना में काफी कम है। पिछले 24 घंटे में देश में 333 लोगों की मौत के साथ अब तक मरने वालों की संख्या 1,45,810 हो गई है।
आईसीएमआर के मुताबिक देश में रविवार को 9 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही अब तक कुल 16 करोड़ 20 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। इस बीच भारत ने ब्रिटेन से आने और जाने वाली फ्लाइटों पर अस्थायी पाबंदी लगा दी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि यूनाइटेड किंगडम में कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने एहतियातन ये कदम उठाया है। 22 दिसंबर से यह प्रतिबंध 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जो भी यात्री हाल में यूके से आए हैं उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। यही नहीं, मंगलवार तक एयरपोर्ट पर ब्रिटेन से जो भी विमान आएंगे उनके यात्रियों का RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा। साथ ही बाकी लोगों को भी 7 दिन के होम आइसोलेशन में रहना होगा। There are statements made by senior political leaders, including the British Health Secretary, that this new virus strain, which has been reported, is spreading at an alarming rate. Therefore, we have decided, starting from 23:59 hours Tuesday, 22nd December, all flights to and from the United Kingdom will be temporarily suspended till 31st December of this year. Between now and then, those who are in the pipeline will be subjected to a 100% mandatory RT-PCR test. Those who test positive will have to be undergoing 7 days institutional quarantine. Even those who are negative, who don't have any symptoms, will be subjected to medical monitoring. ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है जिसे बेहद संक्रामक बताया जा रहा है। इस साइलेंट वायरस से बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसकी वजह से ब्रिटेन में महामारी के बाद से किसी एक दिन में अब तक संक्रमण का सबसे बड़ा आंकड़ा दर्ज किया गया है। हालात को देखते हुए ब्रिटेन की सरकार ने सबसे सख्त टियर 4 लॉकडाउन लगा दिया है। सभी गैर जरूरी यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया गया है। कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने के बाद से ब्रिटेन के पड़ोसी देशों ने बॉर्डर सील कर दिया है। वहीं कई देशों ने ब्रिटेन आने जाने पर पाबंदियां लगा दी हैं। इसने भारत की चिंता भी बढ़ा दी है। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। विधायकों और अधिकारियों को कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद विधानसभा परिसर में प्रवेश की इजाजत मिली है। शीतकालीन सत्र में पहले दिन सबसे पहले दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 4063.79 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी आज से शुरू हो गया। सत्र शुरू होने से पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी ने की। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पहले दिन सबसे पहले दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा में दिवंगत पूर्व विधायक हीरा सिंह मरकाम, पूरनलाल जांगड़े को श्रद्धांजलि दी गई। 30 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलेगा जिसमें कुल 7 बैठकें होंगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद मोतीलाल वोरा का आज निधन हो गया। मोतीलाल वोरा 93 साल के थे और कल ही उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था। मोतीलाल वोरा ने दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली। स्वास्थ्य संबंधी समस्या के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ दिनों पहले ही वो कोरोना वायरस से संक्रमित भी हुए थे। बतौर राज्यसभा सदस्य मोतीलाल वोरा का कार्यकाल इसी साल अप्रैल में पूरा हुआ था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोतीलाल वोरा के निधन पर शोक जताया है। ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति ने लिखा कि मोतीलाल वोरा एक विनम्र व्यक्ति थे और ऐसे नेताओं की पीढ़ी के थे जो अपने आखिरी वक्त तक राजनीति के प्रति अटूट विश्वास के साथ काम करते रहे। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी दिवंगत मोतीलाल वोरा के निधन पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट संदेश में कहा कि राज्यसभा के वयोवृद्ध भूतपूर्व सदस्य मोतीलाल वोरा वरिष्ठ सदस्य के रूप में जन कल्याण के विषयों पर अपने विचार रखते रहे। सभापति ने शोक संतप्त परिजनों और सहयोगियों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं भी प्रकट की हैं। मोतीलाल वोरा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख प्रकट किया। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा कि मोतीलाल वोरा कांग्रेस के उन वरिष्ठतम नेताओं में से थे जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में प्रशासनिक और संगठनात्मक स्तर पर कार्य किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि मोतीलाल वोरा ऐसे नेता थे जिन्होंने दशकों तक काम किया। मोतीलाल वोरा के निधन पर कांग्रेस ने ट्विटर पर लिखा कि केंद्रीय मंत्री से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक जनहित ही मोतीलाल वोरा के जीवन का उद्देश्य रहा। कांग्रेस के प्रति उनका लगाव, जुनून, उत्साह, समर्पण को सदैव याद किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी मोतीलाल वोरा के निधन पर शोक जताया। ट्वीट संदेश में राहुल गांधी ने लिखा कि मोतीलाल वोरा एक सच्चे कांग्रेसी थे और उनकी शख्सियत अद्भुत थी। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्विटर पर लिखा कि मोतीलाल वोरा कांग्रेस की विचारधारा के प्रति निष्ठा, समर्पण और धैर्य के प्रतीक थे। लंबे समय तक कांग्रेस कोषाध्यक्ष रहे मोतीलाल वोरा ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री समेत कई संवैधानिक पदों पर काम किया। वो 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पदभार भी संभाला। मोतीलाल वोरा अप्रैल 1988 में राज्यसभा के लिए पहली बार निर्वाचित हुए। इसके बाद कई मर्तबा उच्च सदन के सदस्य बने। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।